हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट करी थी एनसीईआरटी के लिए। मेनली देखिए 2-3 तरीके हैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। पहला तरीका है, देखिए सिंपल तरीके की हम बात करते हैं। पहला तरीका है आप पूरी बुक पढ़िए, पूरी बुक का हर एक चैप्टर पढ़िए, उसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप तैयार करिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट तरीका होता है कि जितने भी आपके अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं वहाँ से आप देखेंगे, जितने भी अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं वहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और पेपर उठा के आप देख लीजिए, आपको मैक्सिमम वहाँ से मिलेगा, यानी कि 98% तक मिलेगा। ठीक है। और फिर तीसरा तरीका होता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप सारे जितने भी चैप्टर हैं उसको सॉल्व कीजिए। लेकिन जो तीसरा तरीका ना क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। आपका इसमें पहला और दूसरा तरीका ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा तरीका, इनमें से आप जो भी कर सकते हैं आप आराम से कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर आपकी ये जो क्लास चलने वाली है इसमें हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो दूसरे तरीके में हम क्या करने वाले, कितने चैप्टर कवर करने वाले हैं, आप सभी लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से इस क्लास को कवर कीजिएगा और इसके बाद सारे क्वेश्चंस और क्लासेस के हम एनसीईआरटी आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है 6th क्लास के साइंस हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम हम कितने चैप्टर कवर कर पाते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। तो एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं, तो एजुकेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो चैप्टर में हम चलते हैं। तो चैप्टर यहाँ पर देखिए, पहले तो ये विषय सूची में देख लेते हैं। विषय सूची में यहाँ पर आपका ये दिखेगा, ये पहला अध्याय है भोजन। ये कहाँ से आता है? भोजन के घटक, तंतु से वस्त्र तक। फिर है यहाँ पर आप देखेंगे ये वस्तुओं के समूह बनाना, और फिर उसके बाद से पदार्थों का पृथक्करण है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन है। तो इस तरह पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव एवं उनका परिवेश। और 10 में आता है गति और दूरियों का मापन, ये है गति और दूरियों का मापन। नेक्स्ट फिर आता है यहाँ प्रकाश, छायाएं या और परावर्तन है। फिर उसके बाद से विद्युत और परिपथ है, तो ये सभी है। फिर उसके बाद चुंबकों द्वारा मनोरंजन है। फिर जल, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संरक्षण, संग्रहण एवं निपटान है। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमारा ये पहला टॉपिक है, ये भोजन कहाँ से आता है। तो हमने पूरा ये चैप्टर पढ़ा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो अभ्यास में हमारा तो पहला इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारा जो अभ्यास है आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप सारांश एक बार देख लिया करिए सरसरी निगाह से। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले पौधों में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। और फिर उसके बाद जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, आप सभी जानते हैं। जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी यानी कि दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जीव शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं। शाकाहारी जीव पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जीव मांस खाते हैं और सर्वाहारी जीव दोनों खाते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो चलिए हम यहाँ पर जो आपको बताने चल रहे हैं उसको कनेक्ट करिए जीके के पोर्शन से। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते चलते 5 पौधों के नाम। पहला आलू, नोट करते चलिए। आलू की जड़ का उपयोग किस में किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में? क्या मैंने सही बोला? आलू तना है। ठीक है। प्याज के तने का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। पालक के पत्तों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। केले के फल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। गेहूं के बीज का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉलम मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करना है दूध, दही, पनीर, घी, ये सभी ये जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, जंतुओं से मिलने वाले जो हैं जंतु उत्पाद हो गए। पालक, फूलगोभी, गाजर, ये सभी
ये सभी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न जो हमारा है 4th नंबर का है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, भरना है। तो यहाँ पर देखिए बाघ एक कैसा है, ये मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं शाकाहारी। तोता केवल क्या खाता है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। ठीक है, जो हम पीते हो प्राय दूध, यहाँ पर दूध भरा जाएगा। हमें चीनी कहाँ से मिलती है, हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर, अब यहाँ पर जो अगला चैप्टर है हम उसके पूरे टॉपिक को नहीं देखेंगे। टॉपिक के बाद हम टोटली अभ्यास की तरफ आ जाते हैं। ये बहुत इजी सा है, तो 6 क्लास को हम पूरे एक साथ कवर कर लेंगे। तो लास्ट में अभ्यास की तरफ ही बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर आपको दिखा देते हैं, भोजन के घटक। भोजन के घटक में क्या क्या चीज़ें भोजन में हैं वो इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, हमारे शरीर में कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन और खनिज लवण। अब इस चैप्टर में बस इसी को ही हमें पकड़ लेना है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट आ जाती है। इनके जो परीक्षण है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के जो परीक्षण है उनसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है मंड के परीक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग करते हैं, आयोडीन का। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बस और कुछ नहीं पढ़ना, जितना हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आलू में ये उपस्थित होता है, मंड उपस्थित होता है, इसके मंड को हम कहते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की उपस्थिति के लिए आयोडीन का विलयन इसमें मिलाते हैं, तो आलू का रंग नीला या काला हो जाता है। तो ये नीला या काला रंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसा रंग हो जाता है, नीला या काला रंग, ये मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। किस विलयन में डालने के बाद, आयोडीन विलयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी पदार्थ आप ले रहे हैं उसमें आपको डालना है कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, और 10 बूंद कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। फिर ये अगर ये बैंगनी रंग का हो जाता है तब यहाँ पर उपस्थिति किसकी है, प्रोटीन की है। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये बैंगनी रंग आप देख रहे हैं ना, बैंगनी रंग, ये प्रोटीन दर्शाता है। वसा के, यहाँ पर वसा के परीक्षण के लिए क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए, वसा के परीक्षण के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वसा जहाँ पर भी आप रख देंगे, कागज़ में लपेट करके रख देंगे ना, तो वहाँ पर ये दूध के छोटे छोटे ऐसे धब्बे, सॉरी वसा के छोटे छोटे धब्बे आपको ऐसे दिखने लग जाएंगे। तो वसा सिंपल सा तेल है, ऑयली चीज़ें। तो वसा के परीक्षण के लिए बस धब्बों की ज़रूरत होती है। धब्बे अगर दिख गए तो समझ लीजिए वसा है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर चले आइए आगे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है, तो सिंपल सा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये देखिए, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए, अब सिंपल से एक उसमें रिप्लाई करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सभी पोषक तत्व ऊर्जा नहीं प्रदान करते, कुछ शरीर की मरम्मत करते हैं, कुछ ऊर्जा प्रदान करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे खनिज लवण है और फिर विटामिन हैं, तो ये रोगों से लड़ते भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप सभी को पता है वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगली लाइन जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नोट कर लीजिए, ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी आप कार्बोहाइड्रेट लगाते हैं, कभी वसा लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी क्लियर हो गया, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा, वसा समान मात्रा में रखी जाए, कार्बोहाइड्रेट समान मात्रा में रखी जाए, तो हमें ऊर्जा किससे ज़्यादा मिलेगी, हमें ऊर्जा वसा से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और प्रोटीन की यहाँ पर है, और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, अभी जैसे वेट लॉस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सभी लोग क्या कह देते हैं कि कार्ब्स को कम कर दीजिए। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट को कम नहीं करना है अपनी लाइफ से, जो उसकी अनियमित मात्रा है ना उसको कम करना है। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट को टोटली कम कर दें और हमें शरीर में ऊर्जा ही नहीं मिले, हम मरैलाए से ऐसे पड़े रह जाएँ। ठीक है, तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे वसा नहीं खाएंगे तो जो ग्लो रहता है ना स्किन का वो भी चला जाता है। तो सभी चीज़ें ना एक अच्छे अमाउंट में लेनी चाहिए, छोड़ के नहीं बैठना चाहिए। तो अभी देखिए 3 पोषक तत्व तो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। तो प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन से हमें मेनली शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की वृद्धि और शरीर की मरम्मत होती है।
तो प्रोटीन भोजन को हम कहते हैं, प्रोटीन युक्त जो भोजन है शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, हस्तियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं। विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो ABCDEK है। तो बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ये सभी आप लोग जानते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन सी वाले भोज्य पदार्थ हमें लेने चाहिए, ठंडी में अक्सर आपको मिल जाते हैं, आंवला वगैरह है, संतरे अभी इस टाइम पे चल रहे हैं। विटामिन डी जो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी आप लोग जान रहे हैं। अब फिर उसके बाद हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, ये तो है विटामिन डी। और रिकेट्स, अब यहाँ पर आप ये देखिए, आहारी रेशे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइबर। फाइबर युक्त भोजन आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिससे कि डाइजेशन वगैरह सही रहता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, हम जहाँ जहाँ लेकर चल रहे हैं वहीं पर आप चलते चलिए। संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व आपके एक अच्छे रेशियो में उपस्थित हों, तो ऐसे हम आहार को कहते हैं संतुलित आहार। ये शॉर्टकट में अपने तरीके से हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग जैसे मतलब हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्व है ना, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, तो काफ़ी समय तक इनकी जो उपस्थिति होती है ना वो कम हो जाती है, मतलब इनका अभाव हो जाता है शरीर में। तो अभाव की वजह से इनको कहते हैं, इनकी वजह से जो रोग हो जाता है उसे हम कहते हैं अभावजन्य रोग। पोषक तत्वों के अभाव की वजह से जो रोग हो जाता है उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम अभ्यास की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, विटामिन ए छीड़ता या दृष्टिहीनता, लक्षण क्या है ये आप देखिए। विटामिन B1 बेरी, और फिर उसके बाद से सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होने लग जाता है, आयोडीन की कमी से घेंघा या गाइटर हो जाता है, और लोहे की कमी से अरक्तता हो जाता है, अनीमिया जिसे कहते हैं। आप सभी इसमें जान रहे थे, कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। सारांश में देख लेते हैं हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे पाए जाते हैं और जल भी होता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, जब एनसीईआरटी को आप माइंड में रखेंगे, विकल्प आपका आएगा तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही 100% लगा देना है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन जो है, प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है, रक्षा करने के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। चैप्टर 2 का जो अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पर हमारे पूछा जा रहा है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला है पोषक, यहाँ पर पूछा जा रहा है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाले। यहाँ पर आप लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा। ध्यान रखिएगा एक चीज और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, समान अमाउंट में आप कार्बोहाइड्रेट रखिए और समान अमाउंट में आप वसा रखिए। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको वसा से मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको अगर ये एनसीईआरटी में दिखाएं तो यहाँ पर आपको आराम से दिख जाएगा। तो चलिए आगे हम यहाँ देखते हैं, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रोटीन, प्रोटीन तो सही होगा, साथ साथ में आप खनिज लवण भी लगाएंगे। प्रोटीन और खनिज लवण दोनों हैं। अगला प्रश्न है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो सिंपल सा विटामिन ए। ठीक, वह खनिज, अगला है घ में, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो ये है कैल्शियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं, चलते हैं। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी कि वसा जिसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है वो कौन सा है? आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तिल, नारियल, गिरी, मंड, आलू में, शक्कर में। आहारी रेशे किस में पाए जाते हैं? ताजे फल में। प्रोटीन दाल में, अंडे में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, क्या ये सही बात है? केवल चावल खाने से? बिल्कुल गलत बात है।
तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। अगला पूछा जा रहा है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? किसी पोषक तत्व यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण की अनुपस्थिति में कोई अगर रोग हो जाता है, यानी कि इसके अभाव में अगर कोई रोग हो रहा है, उसको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। तो संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है ये, मतलब ये सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं गा की तरफ। बढ़ते हैं। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही है, नाना प्रकार के होंगे तभी तो संतुलित आहार हो जाता है, ढेर सारे बैलेंस्ड वे में। घ है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। बिल्कुल गलत है। आगे यहाँ पर देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। एक मिनट, पीछे चैप्टर आ गया। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, का में है विटामिन डी के अभाव से होता है। क्या होता है? रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। ख है कि कमी से बेरी विटामिन B1। ठीक है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है। हमारे भोजन में किसके अभाव से रतौंधी होती है? विटामिन ए। ठीक है। चलिए अब चैप्टर 3 के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 3 है, यहाँ पर तंतु से वस्त्र तक है। अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो सारांश में देख लेते हैं। यहाँ पर वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है। जैसे ये वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा पॉलिस्टर या संश्लिष्ट होते हैं। या सिंथेटिक कहते हैं। पॉलिस्टर तो एग्जाम्पल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर ये कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। ये इंपॉर्टेंट है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। अब यहाँ पर आप अभ्यास की तरफ बढ़िए। अभ्यास में देखिए, अभ्यास में मिलनी आपका ये निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक में देखिए, प्राकृतिक में 2 हैं, एक जांतों वाले होते हैं, एक पादप होते हैं। पादप में ये रुई, कपास से जो मिलता है, जूट, सनई ये सब आ जाता है। और ये जो जंतु से होता है, ऊन मिलता है। ऊन, रेशम, कोकून से मिलता है। ठीक है। ऊन जो है ये याक से, ऊँट से, भेड़ से, इन सभी से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक किसे कहते हैं और संश्लिष्ट किसे कहते हैं, आपको सरसरी निगाह से बता देते हैं। प्राकृतिक वो कहते हैं जो जंतु या पादपों से डायरेक्ट प्राप्त किए जाते हैं। संश्लिष्ट जो होते हैं, सिंथेटिक जो होते हैं, वो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं जो सीधे जंतु या पौधों से प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगराइज करेंगे तो सबसे पहले हम प्राकृतिक देख लेंगे। प्राकृतिक में ऊन हो जाता है, रुई हो जाता है, रेशम हो जाता है, पटसन हो जाता है। ठीक है। संश्लिष्ट में नायलॉन, पॉलिएस्टर है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, सत्य और असत्य कथन। तंतुओं से तागा बनता है। ठीक है। तंतुओं से तागा बनता है, अभी आपको सारांश में मैंने बताया। यहाँ पर हो जाता है सही, तंतुओं से तागा बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। अब कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। और जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। नारियल का बाहरी आवरण इसके जो रेशे होते हैं वो है। और रुई के बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। जैसे ये ऐसे कपास है ना, कपास, इसमें काले काले ऐसे बीज होते हैं, तो ये रुई से बिनौले यानी कि बीज को हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ये सत्य बात है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से ना प्राप्त होकर के रेशम कीट से प्राप्त होता है। ये जंतु है। ठीक है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक, ये मतलब ये रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये बात गलत है। जो मैंने बताया ये है रेशम कीट से मिलता है, तो कीट जंतु हुआ। तो रेशम जो है ये जांतौ रेशा है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, गलत बात है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर ये और ये पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ भी आप डालिए, कपास, पटसन या जूट जो भी है। जांतव तंतु हैं, रेशम डालिए, ऊन डालिए। अच्छा, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? देखिए, ध्यान से देखिए।
जो रुई है किससे प्राप्त होता है? रुई किससे प्राप्त होता है? रुई आप सभी जानते होंगे, रुई कपास के फूलों से प्राप्त होता है। कपास के सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले होते हैं बहुत सुंदर से। और जूट जो है पटसन, रुई कपास पादप के फलों से और ये तने से प्राप्त होता है। जूट या पटसन ऐसे लंबा लंबा सा तना होता है, इससे रेशे निकाल करके पानी में सड़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद से उसको मतलब रस्सियाँ बनाई जाती हैं। आप लोग गांव में बहुत पहले देखते होंगे, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से बनती है, रस्सी बनती है, चटाई बनती है। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट में आपको ये बताते चलते, सबसे पहले पादप से प्राप्त हुए कपास के जो कपास से कपास गोलक बनाया जाता है। फिर कपास के गोलकों को ओटने के बाद रेशे मिलते हैं। रेशे पर कताई की प्रक्रिया करने के बाद धागों की प्राप्ति होती है। तो कुछ ऐसा होता है। आगे क्या है? आगे चैप्टर खत्म होता है, अगले चैप्टर पर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4। अगला हमारा जो 4th चैप्टर है उसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह बनाना का जो सारांश है, बहुत कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, और इसमें कुछ विले कुछ अविले ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे यहाँ पर प्रश्न की तरफ डायरेक्टली बढ़ जाते हैं। तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखना है। लकड़ी से बनाई जाने वाली मेज है, पेंसिल है, दरवाजा है, कुर्सी है, हल है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। चमकदार पदार्थ कौन कौन से होंगे इसमें? ठीक है, कांच की प्याली चमकदार है, और कौन सा? स्टील का चम्मच चमकदार है। क्यों? क्योंकि ये धातु है और इसमें चमक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चमकदार नहीं है। आगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है। वस्तुएं हैं, पदार्थ है, ठीक है। तो पुस्तक किससे मिल करके बनाई गई है? पुस्तक कागज, गिलास कांच, ये कुर्सी लकड़ी, खिलौना प्लास्टिक, जूते चमड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य दिया गया, तो ये देख लेते हैं सत्य और असत्य में क्या है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। पारदर्शी मीन्स होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी में इसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो ये है असत्य। पत्थर जो होता है अपारदर्शी होता है क्योंकि हम उसके आर पार नहीं देख सकते, जबकि कांच पारदर्शी होता है क्योंकि हम उसके आर पार देख सकते हैं। खा है, नोटबुक में द्वितीय होती है। नोटबुक में द्वितीय होती है जबकि रबड़ यानी कि इरेजर में नहीं होती है। ये गलत है। द्वितीय दोनों वस्तुओं में से किसी में भी नहीं होती क्योंकि ये धातु के नहीं बने होते हैं। द्वितीय, ठीक है। ग है, चाक जल में विलीन हो जाता है। चाक जल में विलीन हो जाता है, ये भी गलत है। चाक जल में विलीन नहीं होता, ये जल के निचली परत में जाकर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि यह अविलेय वस्तु है, पानी में अविलेय है। चीनी जल में विलीन नहीं होती है, ये भी गलत बात है, ये गलत है, ठीक है। चीनी जल में विलीन होती है, चीनी जल में विलेय है इसलिए जल में विलीन होती है, ये भी गलत है। आगे घा भी एक है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये सत्य है। लकड़ी का जो टुकड़ा है जल पर तैरता है, तो ये सत्य है। रीज़न क्या है? लकड़ी जो है जल में विलीन नहीं होती और जल की ऊपरी सतह पर अपनी जगह ले लेती है, तो ये विलीन के अगर आधार पर देखते हैं तो। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, तेल जल के साथ, असत्य है। आप देखते होंगे अलग से तैरने लग जाता है। तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं है, जल के ऊपरी सतह पर अपनी परत बना लेता है। बालू रेत जल में निसादित हो जाता है, तो असत्य है। बालू जल में विलीन नहीं होता, वो जल के निचली परत पर जाकर के बैठ जाता है। तो ज है, सिरका जल में विलीन हो जाता है, तो ये सही बात है क्योंकि सिरका जल में विलेय होता है तो विलीन हो जाता है। वैसे भी गन्ने के रस से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी जामुन के रस से भी बनाया जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कुछ वस्तुओं और पदार्थों के नाम दिए गए हैं, ये हैं। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए कि गोलाकृति और
अन्य आकृतियाँ, खाद्य और अखाद्य, यानी कि आकृति के आधार पर देखते हैं तब इसको बांटना है। जैसे गोल आकृति में बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा। अन्य आकृतियों में आ जाएगा यहाँ पर जल है, चीनी है, सेब है। ठीक है, खाद्य और अखाद्य में देखते हैं। खाद्य और अखाद्य में क्या हो जाता है? खाद्य में जल है, संतरा है, चीनी है, सेब है। अखाद्य में बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा है। तो ऐसे बांटना है। आगे यहाँ पर देखते हैं, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल और मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो अभी आप अगर देखेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। जल में तैरने वाली वस्तुएं सूखी पत्तियाँ, खाली बोतल, लकड़ी का जो तिनका होता है, रुई है, फूला हुआ गुब्बारा, ये सभी वस्तुएं तेल और मिट्टी के तेल पर भी तैरेंगी ही तैरेंगी। ठीक है, निम्नलिखित समूह में से मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो मेल इसमें से कौन नहीं खा रहा है? अब यहाँ पर देखिए, कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी में से बच्चा, ये बच्चा अलग है। ठीक है, बच्चा सभी अजीवित है, बच्चा जीवित है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ये सभी तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। नाव है क्योंकि बाकी सारे फूल हैं। नाव बस यातायात के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, हाँ ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो रेत है क्योंकि बाकी सारी धातु है और थोड़ी कीमती भी है ना, तो पॉइंट ये भी है। आगे है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो रेत है, बाकी सारे पदार्थ जल में विलय हो जाते हैं पर रेत जो है जल में विलय नहीं होती है। तो थोड़ा सा ये दोनों इंपॉर्टेंट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, चलिए लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए, नायलॉन किस प्रकार का रेशा है? आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अगर अच्छा फीडबैक देंगे तो कल इसको, अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो फिर कल सारे ये 6 क्लास की कवर कर देंगे हम। फीडबैक ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।